हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष गोयल। आई होप आपकी नीट की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अपनी वीडियो सीरीज़ के थ्रू आपकी जो नीट की तैयारी है उसकी जो रिवीजन है उसमें आपकी मदद करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स को अगर हम लोग अच्छे से समझ लें तो किसी भी तरह का क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाता है ना, वो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ इस तरह के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो इस चैप्टर में इन्वॉल्व जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं उनको अच्छे से कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, a parallel beam of light is incident on a biconcave lens. The refracted ray will have a wave front. देखो वेव फ्रंट जो है ना, वेव फ्रंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज बेसिकली लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इन फेज विद ईच अदर, विच हैव सेम फेज। वेव फ्रंट की जो कंसेप्चुलाइजेशन है इसको सबसे पहले ना हाइजन ने किया था जी। एक्चुअली उन्होंने अपनी हाइजन वेव थ्योरी के अंदर वेव फ्रंट का कंसेप्ट लाइट के बिहेवियर को समझाने के लिए किया था। उन्होंने अपनी थ्योरी में यह भी बताया था कि जो लाइट रेज होती हैं वो वेव फ्रंट के कैसे ट्रेवल करती हैं, परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती हैं। सो वेव फ्रंट जो है आप ये कह सकते हैं कि लाइट रेज ट्रेवल परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो नॉर्मली हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करके यहां पे जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है उसको निकाल सकते हैं। किस तरह से? देखो हमें जो दिया हुआ है ना जी, एक्चुअली ये वाला केस है। देखो हमें एक चीज पता है कि इस फिगर के अंदर जो ये लाइट रेज हैं, क्योंकि जो हमारा लेंस है वो किस तरह का लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसका मतलब साफ है कि लाइट रेज इस लेंस में से पास करने के बाद इस तरह से डाइवर्ज कर जाएंगी जी एक्चुअली। तो अगर एक लाइट रे मिडल में भी है तो इस तरह से ट्रैवल करेगी जी एक्चुअली। अब क्योंकि वेव फ्रंट हर पॉइंट पे क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर टू लाइट रेज, तो अगर मैं एक वेव फ्रंट बनाऊं जो इन तीनों लाइट रेज के परपेंडिकुलर है तो उसका शेप इस तरह से आएगा ना। जैसे जैसे लाइट रेज फर्दर डाइवर्ज होती जाएंगी वेव फ्रंट का जो साइज है वो भी क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्ट होने के बाद हमारी जो लाइट रेज हैं उनका वेव फ्रंट इनमें से किसके साथ मैच करता है, बेसिकली दैट मैचेस विद द फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे ना इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर होते हैं। जैसे ये तो चलो हमने लेंस के लिए किया है, तो कई बार जैसे मिरर के लिए कर सकते हैं या बेसिकली आप प्रिज्म के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बस आपने करना ये होता है कि सिंपल सी बात याद रखें कि जो लाइट रेज होती हैं वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग में वेव फ्रंट दिया है तो आप एक लाइट रेज की बीम बना लो और रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज आ रही हैं उनका एक परपेंडिकुलर सरफेस आप ड्रॉ कर लो, वो फिर फाइनल आपका वेव फ्रंट हो जाएगा जी एक्चुअली। इनिशियली लाइट रेज नहीं है, उनकी आप एक रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड वेव मतलब लाइट रेज बना लो और फिर उनका भी आप एक रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बना सकते हैं जी एक्चुअली। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, देखो जी ये क्या कहता है, देयर आर n आइडेंटिकल सोर्सेस, हर एक की इंटेंसिटी ना I0 है और सुपर इंपोज किया है एट अ पॉइंट अंडर टू कंडीशंस। एक तो कोहेरेंट कंडीशन है और दूसरी कंडीशन कौन सी है, इनकोहेरेंट। तो इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इन टू केसेस विल बी। देखो ये ना इंटरफेरेंस का एक बड़ा फंडामेंटल सा सवाल है कि जब आप दो वेव्स को कोहेरेंटली सुपर इंपोज करते हो और इनकोहेरेंटली सुपर इंपोज करते हो तो क्या होता है। देखो जी, जब आपके पास कोहेरेंट सिचुएशन होती है ना तो उस केस में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है वो सभी वेव्स के एम्पलीट्यूड का सम आता है। तो अगर n वेव्स हैं तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, na। अब जो आपकी इंटेंसिटी होती है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, इसका मतलब यहां पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी इस केस में आएगी
वो n स्क्वायर टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स आएगी, जो कि आई नॉट के बराबर है जी एक्चुअली। लेकिन जब यही सिचुएशन इनकोहेरेंट होती है आपके पास, तो इनकोहेरेंट सिचुएशन में क्या है, वहां पे जो आपकी इंटेंसिटी आती है किसी भी पॉइंट पे, वो सभी इंटेंसिटीज का सम आती है। तो सिंपली वो किसके बराबर होगी, एन आई नॉट के बराबर होगी। अब मुझे जो पूछा गया है वो इसका और इसका रेशियो पूछा गया है। इसका मतलब देखा जाए तो आई मैक्सिमम जो कोहेरेंट के केस में है और आई जो इनकोहेरेंट के केस में है, व्हेन आई टेक देयर रेशियो, तो एन स्क्वायर आई नॉट बाय एन आई नॉट। तो यहां से अगर आप देखेंगे आई नॉट चला गया बेटा, एक एन भी चला गया, तो एन ही आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी द फर्स्ट ऑप्शन। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, कोहेरेंट सोर्सेज के केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलता है सभी एम्पलीट्यूड्स का सम करके, और इंटेंसिटी चाहिए मैक्सिमम, तो वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाती है। लेकिन जब इनकोहेरेंट कंडीशन होती है तो वहां पे इंटेंसिटीज का सम होता है। अच्छा, इस केस में अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना हो तो फिर आप इसी कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। कि जैसे मान लो कि मुझे ये देखना होता कि जब इनकोहेरेंट है फिर एम्पलीट्यूड कितने टाइम्स होएगा। अब क्योंकि एम्पलीट्यूड रूट ऑफ आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो जब आप यहाँ पे एन आई नॉट का रूट लोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकोहेरेंट सिचुएशन में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो यहाँ पे बनेगा वो रूट एन टाइम्स ए नॉट बन जाएगा। ए नॉट मतलब एक सिंगल सोर्स का जो एम्पलीट्यूड किसी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है जी। चलो अगला सवाल करते हैं बेटा जी। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये बड़ा कमाल का सवाल है जी एक्चुअली। ये कहते हैं कि दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 S2 इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3 लैम्डा, ठीक है। दे एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड अलोंग अ सर्कल ऑफ लार्ज रेडियस R। और इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने बनेंगे। देखो, जब भी हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं तो उसके लिए मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है। देखो जी, मैक्सिमा के लिए किसी भी पॉइंट पे जब दो वेव्स पहुंच रही हैं उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए, यानी कि या तो वो 0 हो, या एक वेवलेंथ के बराबर हो, या 2 वेवलेंथ, या 3 वेवलेंथ, इस तरह से जी एक्चुअली। तो जहां जहां पे भी पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, उन सभी पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। देखो, हमें ना यहां पे सिर्फ ये पता करना है कि कितने मैक्सिमा बने इस सर्कल में, हमें ये नहीं पता करना कि वो मैक्सिमा की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब इंटरेस्टिंगली देखो, अगर मैं इस सर्कल का ये टॉप मोस्ट पॉइंट देखूं, क्योंकि दोनों सोर्सेज से ये वाला जो हमारा पॉइंट है, आप देख सकते हो ना, S1 से जो डिस्टेंस आ रहा है और जो S2 से डिस्टेंस आ रहा है, ये बेसिकली सेम आ रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पे जो मेरा पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर है बेटा, 0 के, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट लोगे तो वहां पे भी पाथ डिफरेंस कितना है, 0। इसका मतलब ये वाले दो पॉइंट्स तो मैक्सिमा है ही है। इसी तरह से अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे S2 से जो वेव जाएगी उसको सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन जो S1 से वेव जाएगी उसको ये डिस्टेंस 3 लैम्डा ज्यादा कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो देख ली कि यहां पे जो पाथ डिफरेंस है वो मान लो 3 लैम्डा के बराबर है, कि S1 जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है S2 से। इसी तरह से अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं, यहां पे S1 को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ये देखो S2 को ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, तो ये वाले पाथ डिफरेंस को हम लोग क्या लिख देते हैं, यहां पे वी राइट डाउन दिस एज -3 लैम्डा, ठीक है ना। इसको हम लोग -3 लैम्डा लिख देते हैं इस पॉइंट पे। अच्छा, -3 क्यों लिखते हैं एक्चुअली, क्योंकि इस पॉइंट पे S2 की पाथ लेंथ कम थी और इस पॉइंट पे S2 की पाथ लेंथ ज्यादा है। तो एक जगह अगर आप S1 वाली पाथ लेंथ को प्लस लिख रहे हो तो दूसरी जगह फिर आप S2 वाली को माइनस लिख दोगे। अब आप यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात देखो कि भैया जब यहां पे 0 है, यहां पे 3 लैम्डा है, फिर ये 0 है, ये -3 लैम्डा है, तो इन चारों पॉइंट्स पे मैक्सिमम बना। अगर मैं इस सर्कल पे मूव करता हूं यहां से लेकर यहां तक, अगर यहां 0 पाथ डिफरेंस है और यहां पे आके ये क्या हो जाता है 3 लैम्डा, तो बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी तो रहे होंगे ना जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा रहा होगा, 2 लैम्डा रहा होगा।
सिमिलरली जब मैं 3 लैम्डा से 0 की तरफ जाऊंगा तो बीच में कोई ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे जहां पे 2 लैम्डा या लैम्डा रहा होगा। इसी तरह से जब मैं 0 से -3 लैम्डा जाता हूं तो कहीं पे माइनस लैम्डा, फिर -2 लैम्डा रहा होगा, और जब -3 से 0 जाऊंगा फिर से -2 लैम्डा और माइनस लैम्डा। इंटरेस्टिंग बात देखो कि हमने यही समझा है ना कि जहां जहां पे भी हमारा पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा उन सभी पॉइंट्स पे हमको क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमा। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी मैंने ये पॉइंट्स मार्क किए हैं ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमा को। हमें सिर्फ काउंट करना है, देखो जी एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब इस पूरे सर्कल के ऊपर हमें कितने मैक्सिमा देखने को मिलेंगे, 12। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंगली आप सीख सकते हो यहां से कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया होता कि मिनिमा कितने बनेंगे, तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है ना जी, इसको हम लिख सकते हैं 2n - 1 लैम्डा बाई 2, जिसमें आप n को वेरी करा सकते हैं 1 2 3। कहने का मतलब ये है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंगली ये चीज देखो कि जब यहां पे 0 से लैम्डा है तो बीच में कहीं पे लैम्डा बाई 2 भी रहा होगा, फिर लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 3 लैम्डा बाई 2 भी रहा होगा, फिर 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में कहीं पे 5 लैम्डा बाई 2 भी रहा होगा पार्ट डिफरेंस। तो इस क्वार्टर सर्कल में ही 3 मिनिमा आ गए, तो दूसरे क्वार्टर में सिमिलरली 3 आ जाएंगे, तीसरे क्वार्टर में 3 आ जाएंगे और लास्ट वाले क्वार्टर में भी 3 आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ मिनिमास भी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते तो हमारे पास किसके बराबर आ जाते, 12 के बराबर एक्चुअली। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्योंकि सिर्फ हमसे मैक्सिमा और मिनिमा का नंबर ही पूछा जाता है, तो आप मैक्सिमा मिनिमा की सिंपल कंडीशन लगा के और मिनिमा की सिंपल कंडीशन लगा के ये बता सकते हैं कि अल्टीमेटली नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा कितने हों। इस तरह के क्वेश्चंस में ना शेप भी ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर मान लो कि ये सर्कल की बजाय अगर एलिप्स भी होता इसी तरह से, तब भी जो आंसर है वो आप इसी तरह से निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी एक्चुअली। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, देखो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ना काफ़ी सारे बच्चों को बड़ी मिसकंसेप्शन से भी होती है कि फेजेस वगैरह कैसे लेने होते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये कहता है कि फिगर शोज 2 कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2 ईच एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि S1 इज अहेड ऑफ S2 इन फेज बाय π/4 इफ इंटेंसिटी ऑफ बोथ S1 S2 at point P is I0 then resultant intensity at P is। और हमारे को ये बताना है कि P पॉइंट पे दोनों सोर्सेज की वजह से अगर इंडिविजुअली इंटेंसिटी I0 है तो फिर P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बड़ा सीधी सी बात है, जब भी दो वेव्स का सुपर पोजिशन होता है तो किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप कैसे लिख पाते हो। देखो P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। अच्छा, फाई क्या हो जाता है, दोनों वेव्स के बीच में उस पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस होता है। अब ना यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूं। देखो नॉर्मली हम लोग फेज डिफरेंस को लिख जाते हैं 2π इंटू पाथ डिफरेंस। अब जरा ध्यान से देखो, जो वेव S1 से जाएगी और जो वेव S2 से जाएगी, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि S1 वाली वेव को कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, λ/4 कवर करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू जो S2 वाली वेव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाथ डिफरेंस है S1 और S2 में डायग्राम के हिसाब से वो λ/4 है। तो फेज डिफरेंस अगर मैं लिखना शुरू करूं तो एक तो ये आएगा 2π/λ और ये आपको दिख रहा है λ/4। ये कौन सा फेज है, ये वो फेज है फेज बाय विच S2 इज ahead of S1 at P। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो जी बड़ी सीधी सी बात है। S2 की वेव जो है इस डायग्राम के हिसाब से P पॉइंट पे पहले पहुंचनी चाहिए इन कंपैरिजन टू S1। तो इसी कारण से S2 की वजह से P पॉइंट पे ऑसिलेशन पहले शुरू हो जाएगी, S1 की ऑसिलेशन बाद में शुरू होएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि S2 का फेज P पॉइंट पे S1 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन
क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो S1 है वो S2 से π/4 के फेज से ज्यादा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि S1 से जो वेव शुरू हुई है ना वो S2 से पहले शुरू होगी है एक्चुअली। तो अब होगा क्या, ये वो फेज है कि अगर इन दोनों की वेव एक ही समय पे शुरू होती तो इतना फेज डिफरेंस आता और S2 का फेज ज्यादा आता, पर क्योंकि S1 की वेव पहले शुरू हो गई तो इस कारण से जो ये π/4 है इस वाले में से हम लोग है ना जी, जो हमने जो फेज डिफरेंस निकाला है इसमें से π/4 को माइनस कर देंगे। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो देखो जी मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा जी π/2 माइनस π/4, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू π/4। इसका मतलब ये हुआ कि भैया डिस्टेंस के हिसाब से S2 का फेज P पॉइंट पे ज्यादा होना चाहिए था S1 से। कितने अमाउंट से, π/2 अमाउंट से। लेकिन S1 पहले से फेज में आगे था S2 से, वो कितने अमाउंट से था, π/4 से। तो इस वजह से दोनों वेव्स के बीच में जो नेट फेज डिफरेंस आपको P पॉइंट पे देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, π/4। यही फेज डिफरेंस अगर हमने ठीक से निकाल लिया उसके बाद कुछ नहीं करना जी खास, हमने यहां पे π/4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है जी। एक्चुअली क्वेश्चन में हमें दिया ही है कि I1 और I2 दोनों किसके बराबर हैं जी, एक्चुअली I0 के। तो देखो जी P पॉइंट पे हमारी नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, P पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी, पहला इंटेंसिटी I0, दूसरा इंटेंसिटी I0, 2 स्क्वायर रूट ऑफ I0, फिर I0 और ये हो गया कॉस ऑफ π/4 एक्चुअली। तो ये मेरे पास आ जाएगा देखो जी एक्चुअली 2I0 प्लस 2I0, π/4 बेटा 45 डिग्री होता है, तो कॉस 45 डिग्री कितना हो गया, 1/√2। तो ये हो जाएगा जी 2I0 प्लस √2I0। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस √2 एंड दैट कम्स आउट टू बी इनटू I0। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। और देखो जी पीछे ऑप्शन में हमारे पास ये ऑप्शन कौन सी थी, सो दैट वाज द फोर्थ ऑप्शन वी आर हैविंग। तो देखो इस क्वेश्चन में ना देखो कई सारी चीजें सीखने वाली हैं। पहली चीज तो ये है कि जो सोर्स किसी पॉइंट के नजदीक होता है उस पॉइंट पे उस सोर्स का फेज ज्यादा होता है। पर नॉर्मली ना सोर्सेज के बीच में दो तरह के फेज डिफरेंसेस हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं। एक, उनके बीच में पहले से कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस हो जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, और दूसरा एक फेज डिफरेंस जो हमें दिखता है यहाँ पे, जैसे आपको दिख ही रहा होगा ना कि S1 की वेव को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, S2 की वेव को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे की ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको जो फेज डिफरेंसेस हैं उनको किस तरह से रिजल्टेंट निकालना है। जैसे यहाँ पे P पॉइंट पे डिस्टेंस के हिसाब से S2 का फेज ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इनिशियली S1 का ज्यादा है, इसलिए मैंने माइनस करके नेट निकाला। अगर मैं क्वेश्चन में बस इतना सा चेंज कर देता कि स्टार्टिंग में भी S2 का ही फेज S1 से ज्यादा है, तो फिर मैं क्या करता कि डायग्राम में भी S2 का फेज ज्यादा है, इसकी वेव भी पहले चली, तो फिर वहां पे दोनों जो फेज डिफरेंसेस हैं उनको ऐड करके निकालता नेट फेज डिफरेंस। एक बार आपने फेज डिफरेंस ठीक से निकाल लिया, उसको तो फिर आप इंटेंसिटी के फॉर्मूले में डाल के रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लो। आपके पास एम्पलीट्यूड का भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है ना, A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, फिर वो रूट में होता है। तो यानी एम्पलीट्यूड निकालना रिजल्टेंट या इंटेंसिटी, यू ऑलवेज नीड फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस ठीक से निकालेंगे तो यू विल गेट द राइट आंसर एक्चुअली। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ डबल स्लिट अरेंजमेंट, जिसमें लाइट कौन सी यूज की है हमने, 4800 एंगस्ट्रॉम की। जब एक माइका शीट यूनिफॉर्म थिकनेस और इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, हमने एक स्लिट के सामने रख दी, तो जो हमारा सेंट्रल फ्रिंज है यानी सेंट्रल मैक्सिमा है वो मूव कर जाता है कितने डिस्टेंस से, जितना 30 इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की विड्थ है उसके बराबर। देखो एक बड़ी सीधी सी बात है, जब भी आप ना YDAC के क्वेश्चंस करते हो तो उसमें आपको ना इस तरह का अरेंजमेंट होता है। देखो ये कैपिटल D होता है, ठीक है, ये S1 होता है, ये S2 होता है, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d होता है। सेंट्रल मैक्सिमा यूजुअली यहां बनता है नॉर्मल कंडीशंस में। अब यहां पे क्या होता है कि अगर आप
यहाँ पे कोई एक शीट ले लो, ठीक है ना, जिसका टाइम टी, थिकनेस टी हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो। तो इस केस में क्या होता है कि जिस स्लिट के आगे आपने शीट लगाई है, सेंट्रल मैक्सिमा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है, यहां पे आ जाएगा जी। एक्चुअली ये जो शिफ्ट आती है ना सेंट्रल मैक्सिमा की, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है जी। एक्चुअली किसके बराबर होता है? सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्ट जो आती है दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये फिक्स है कि इतना ही आएगा जी। एक्चुअली अब क्वेश्चन में सिंपली देखो क्या दिया हुआ है कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट किया है, जितना 30 इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की विड्थ होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू किसके बराबर है? 30 फ्रिंज विड्थ के बराबर है। और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी। तो अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करें तो यहां से आपके पास थिकनेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का रेशियो तो कट जाएगा, तो ये आएगा जी 30 लैम्डा बाय म्यू माइनस 1। लैम्डा कितना हुआ देखो जी, एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 4800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं जी एक्चुअली। और म्यू हमें कितना दिया हुआ है देखो जी, एक्चुअली 1.6 माइनस 1, ये हो गया देखो मेरे पास एक्चुअली। सो दिस कम्स आउट टू बी, आपको जीरो कैंसिल कर लो देखो यहाँ से, 1 2 3, तो ये मेरे पास 7 आ गई एक्चुअली। तो यू गॉट विथ 3 इंटू 48 10⁻⁻7 और नीचे मेरे पास आ गया 0.6। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा देखो जी, एक्चुअली 80। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 24 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 24 माइक्रोमीटर। ठीक है जी। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है आंसर 24 माइक्रोमीटर। अच्छा, यहां पे ना एक और चीज जो सीखने वाली है वो देखो जी क्या है। हम ना शीट जिस स्लिट के आगे लगाते हैं, हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम दोनों स्लिट के आगे शीट लगा दें तो एक शीट की वजह से जो शिफ्टिंग होती है ना वो इसके बराबर होती है, जो एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ है देखो। दोनों शीट लगा देंगे दोनों स्लिट्स के आगे, तो हर शीट इतने से शिफ्ट करना चाहेगी पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो भी आपका नेट बचेगा उस डायरेक्शन में आपकी नेट शिफ्ट हो जाती है। एक और चीज यहां पे हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हम ये शीट लगाते हैं इससे पूरा पैटर्न शिफ्ट होता है, पर वो स्क्वीज या एक्सपैंड नहीं होता। यानी कि शीट लगाने से पूरा पैटर्न ही शिफ्ट हो जाता है, पर जो फ्रिंज विड्थ होती है उसकी वैल्यू क्या रहती है? हमेशा हमारे पास सेम रहती है। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक्चुअली। अच्छा, ये जो सवाल है ना ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये कहता है कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ना हमने ना 2 वेवलेंथ्स का इस्तेमाल किया, 450 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ 450 नैनोमीटर लाइट विच कोइंसाइड्स विथ मिनिमा ऑफ 600 नैनोमीटर लाइट एक्चुअली। अब ना एक सिंपल सी बात समझो कि अगर हम YDSC करते हैं देखो इस तरह से, ठीक, और इस YDSC में अगर हम लोग 2 वेवलेंथ्स यूज करते हैं, एक मान लो λ1 है और एक λ2 है, तो सेंट्रल मैक्सिमा ना दोनों का यहां बनेगा, ठीक है। लेकिन दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है तो उनकी फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगी, तो इनके मैक्सिमा और मिनिमा ना डायरेक्टली कोइंसाइड नहीं करेंगे। मतलब जो λ1 का फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है वो λ2 के फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, पर डिफरेंट ऑर्डर के कोइंसाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ना वैसे भी मैक्सिमा को मिनिमा से कोइंसाइड करना है। तो पहले तो एक चीज है कि मान लो मैं ये मान लूंगा कि P वो पॉइंट है जहां पे एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से कोइंसाइड कर रहा है। तो हम ये मान लेते हैं लेट एट पॉइंट P, है ना जी, nth ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ λ1 हम किसको बोल रहे हैं? 450 नैनोमीटर coincides with mth ऑर्डर मिनिमा ऑफ λ2, और वो किसके लिए बोल रहे हैं?
लैम्डा 2 मतलब 600 नैनोमीटर। अब ना एक बड़ी सीधी सी बात है कि जो मैक्सिमा होता है ना, उसका तो सिंपल रिलेशन होता है, देखो कि सेंट्रल मैक्सिमा से nth ऑर्डर मैक्सिमा कितने डिस्टेंस के बराबर हो जाता है जी, सिंपली n इंटू जो आपकी फ्रिंज विड्थ होती है जी एक्चुअली। पर यहीं पे आपका mth ऑर्डर मिनिमा भी है, तो mth ऑर्डर मिनिमा कितने डिस्टेंस पे हो जाता है, वो हो जाएगा जी 2m माइनस 1 लैम्डा 2 d बाय 2d, है ना, क्योंकि मिनिमा के केस में वो हमारे पास जो है ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ वाले फैक्टर्स आते हैं। अब यहां पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जैसे अगर मैं n बाय n डिवाइड बाय 2m माइनस 1 लूँ तो किसके बराबर आएगा, देखो जी एक्चुअली दैट कम्स आउट टू बी, एक तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 2 और नीचे आ जाएगा 2 लैम्डा 1। अब देख सकते हो ना यहाँ पे लैम्डा 2 बाय 2 बचा हुआ है, कैपिटल डी स्मॉल डी का रेशियो तो कट जाएगा और एक लैम्डा 1 है जी एक्चुअली। अब ये मुझे दिया हुआ है 600 और लैम्डा 1 हमें दिया हुआ है 450, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा जी एक्चुअली। तो अगर आप देखेंगे दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू, है ना, 2 डिवाइड बाय 3। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, यहाँ पे जो n है इसको तो इंटीजर ही होना है, और जो ये 2m माइनस 1 है इसको हमें क्या चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए, ठीक है जी। और वो हमें दिख भी रहा है कि अगर आप देखो ना, अगर मैं दो नंबर्स का रेशियो ले रहा हूं, एक इंटीजर एक ऑड इंटीजर, और वो रेशियो मेरे पास 2:3 आ रही है, तो यहां पे n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, n की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, और उसी में फिर 2m माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3। तो इसका मतलब साफ है, देखो जी नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, है ना, कि इसका मतलब ये हुआ कि n की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 2 आ गई, और जो 2m माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू है वो मेरे पास 3 आ गई। यहां से चाहूं तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, तो 2m की वैल्यू कितनी आ गई 4 और m की वैल्यू कितनी आ गई एक्चुअली 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो लैम्डा 1 वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर, उसका सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा दूसरी वेवलेंथ के सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने देखो जी ढूंढना क्या था, हमने ढूंढना था कि लोएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा किसके लिए, 450 नैनोमीटर के लिए, और वो लोएस्ट ऑर्डर हमारा किसके बराबर आया है, n की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आई है 2 के, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पे आपने ऑर्डर ढूंढ लिया, कई बार क्वेश्चंस में जैसे वैल्यूज दी हो आपको कैपिटल डी स्मॉल डी की, तो डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं। देखो अब आपको n की वैल्यू तो पता चली गई, लैम्डा 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर आपको ये कैपिटल डी स्मॉल डी भी दिया होता तो आप यहाँ से ना डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। और इस तरह के क्वेश्चंस नीट में कई बार पूछे भी गए हैं, जैसे यहाँ तो हमने मैक्सिमा मिनिमा किया है, कई बार वो मैक्सिमा और मैक्सिमा ही पूछ लेते हैं, तो फिर वहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस आपको मैक्सिमा के हिसाब से लिख लेने चाहिए, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, देखो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सेपरेशन दी हुई है स्लिट्स के बीच में स्मॉल डी, और स्क्रीन का डिस्टेंस जो है स्लिट से कैपिटल डी, नॉर्मल कंडीशंस जो हैं वो तो हैं ही हैं, और फिर ये बोला गया इन द इंटरफेरेंस पैटर्न स्लिट के एग्जैक्टली सामने हमारे पास मैक्सिमा है, तो वेवलेंथ की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, जिससे आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मान लो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये S1 है, ये S2 है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है D, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल डी। जो क्वेश्चन कहता है ना, वो ये कहता है कि इस स्लिट के सामने यहां पे ना मैक्सिमा बना हुआ है जी एक्चुअली, ये मान लो O है या सेंट्रल मैक्सिमा है आपका एक्चुअली। इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि अगर आप स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा से y डिस्टेंस पे हो, ठीक है जी, तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के किसी पॉइंट पे जो आपका पाथ डिफरेंस आता है वो आता है डी वाई बाय कैपिटल डी के बराबर आता है एक्चुअली, ठीक है। पहली चीज तो ये है, और यहां पे ये y किसके बराबर हो गया, देखो जी एक्चुअली आपका y किसके बराबर आएगा, क्योंकि आप देखो ना ये इतना डिस्टेंस है y, तो ये तो d/2 ही हो गया ना जी एक्चुअली, तो यहां पे y किसके बराबर हो गया d/2।
तो इसका मतलब स्लिट के बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है, अगर हम ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो वहाँ पे मेरा पाथ डिफरेंस इतना आ जाता है जी। एक्चुअली किसके बराबर हो गया? d²/2d के। अब अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए तो देखो जी लॉजिक साफ है, मैक्सिमा के लिए जो नेट पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि स्लिट के बिल्कुल सामने मैक्सिमा बना हुआ है तो लॉजिक साफ है कि यहां पे जो भी दो वेव्स S1 S2 से आ रही होंगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना रहा होगा? n लैम्डा। मैंने अपना पाथ डिफरेंस निकाल लिया, मैंने अपना पाथ डिफरेंस का कंडीशन निकाल लिया कि मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए। इनको आपस में मैं इक्वेट कर देता हूं। तो जब मैं इनको इक्वेट करूंगा देखो जी क्या आएगा कि भैया d²/2 विल बी इक्वल्स टू n लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? d²/2dn। अब जो n है इसकी वैल्यू ना बेटा 1 2 3 ये सब हो सकती है इंटीजर। तो लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है वेवलेंथ की? देखो n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आ जाएगी 2d, फिर n की वैल्यू 2 डालोगे तो 4d आ जाएगी, फिर n की वैल्यू 3 डालोगे तो 6d आ जाएगी। तो इस तरह से ये सब पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनके लिए स्लिट के सामने एग्जैक्टली क्या बन जाएगा? आपका मैक्सिमा। तो इसके हिसाब से देखो जी हमारा आंसर क्या बन जाना चाहिए, है ना? d²/2d, d²/4d, d²/6d। सो जो ऑप्शन 3 है दैट विल बी अवर आंसर इन दिस केस। देखो इस तरह के क्वेश्चंस ना नीट में भी कई बार पूछे गए हैं। होता क्या है कि है तो सेम चीज, अब मैंने इसको वेरिएबल्स में करा लिया, मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देके पूछ भी सकता था कि भी अल्टीमेटली लैम्डा की वैल्यू बताओ न्यूमेरिकली कितनी होएगी। उसके अलावा इसको उल्टा भी किया जा सकता था कि मैं लैम्डा की आपको इनमें से कोई एक वैल्यू दे देता और ये पूछ लेता कि स्लिट के जस्ट सामने क्या इंटेंसिटी बनेगी। तो वहां पे लॉजिक साफ है कि आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक तो आपको ना ये पाथ डिफरेंस ठीक से लिखना आना चाहिए YDSC में, इससे आप फेज डिफरेंस लिख पाएंगे। दूसरा आपको मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि कितने डिस्टेंस के लिए रे ऑप्टिक्स अप्रॉक्सीमेशन एक गुड अप्रॉक्सीमेशन है फॉर एन अपर्चर ऑफ 4 मिलीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली यूजुअली होता यह है कि रे ऑप्टिक्स में ना हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइट ना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि लाइट जब किसी अपर्चर पे फॉल करती है जैसे किसी स्लिट पे, सो व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन इट तो ये इस तरह से डाइफ्रैक्ट कर जाती है, डेविएट कर जाती है फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन बिहेवियर। तो पॉइंट ये है कि जब हम रे ऑप्टिक्स में स्ट्रेट लाइन बिहेवियर लेके सारे रिजल्ट्स डिराइव करते हैं तो क्या हमारे सारे रिजल्ट्स गलत हैं? वो सारे रिजल्ट्स जो हैं वो एक अप्रॉक्सीमेशन के अंडर ट्रू होते हैं कि भी आप कितने डिस्टेंस तक उस स्ट्रेट लाइन बिहेवियर को मेंटेन कर सकते हैं। उस डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया फ्रेस्नेल ने, जिन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया जिसको हम कहते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है a²/λ। a जो है वो साइज ऑफ अपर्चर हो जाता है और लैम्डा तो वेवलेंथ ही है। ये वो डिस्टेंस है अप टू विच अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स होल्ड्स गुड। तो इतने डिस्टेंस तक ना रे ऑप्टिक्स को आप सही मान सकते हो। अब जो आपका a है क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है 4 मिलीमीटर, तो आप एक काम करेंगे इसको 4 × 10⁻³ ले लो, उसका स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा जी 4 × 10⁻⁻7। थोड़ा सा कैलकुलेशन है 16 10⁻⁻6, तो ये हो गया जी 4 10⁻⁻7 4 × 10⁻1 यानी कि 40 मीटर। सो द आंसर इज 3। अच्छा, इसका फिजिकल सेंस क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि मेरे पास ना लेंस का जो अपर्चर है या किसी मिरर का अपर्चर इतना है और मैं इस वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहा हूं रे ऑप्टिक्स में, तो अगर मेरे ऑब्जेक्ट के इमेज के जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं वो 40 मीटर से कम है, तो मैं वहां पे जितने भी रिजल्ट्स हैं वो रे ऑप्टिक्स वाले रिजल्ट्स की
मदद से निकाल सकता हूँ, कुछ भी मैंने कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर इन कंडीशंस के साथ मेरा ऑब्जेक्ट मान लो किसी मिरर से, मान लो ये मिरर का अपर्चर है और मेरा ऑब्जेक्ट आपने रखी 50 मीटर पे दिया, तो मुझे वहां पे जो नजर आएगा और जो मेरे रिजल्ट्स आएंगे वो रे ऑप्टिक्स वाले रिजल्ट्स के साथ जो है वो मैच नहीं करेंगे, उनसे डेविएट कर जाएंगे। और उस तरह की सिचुएशंस में फिर हमें रे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट से अप्रोच नहीं करना चाहिए, हमें रादर किन कंसेप्ट के साथ अप्रोच करना चाहिए, डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट के साथ। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहता क्या है कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने बनाया है स्क्रीन पे पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम लेके और एक नैरो स्लिट, सिंगल स्लिट के ऊपर फॉल करके। जहां पे फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा वहां पे इन्होंने लाइट रेज ली हैं कमिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ स्लिट, और ये पूछा है कि उनके बीच में जो है फेज डिफरेंस कितना होगा। तो पहली चीज तो ये है कि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे आप सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ते हो इस तरह से, तो इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो तो ये बन गया। अब अगर आप यहां पे लाइट रेज लेते हो, जैसे मान लो आपने ऐसे ली, एक लाइट रे ये लेनी है, दूसरी लाइट रे आपने ये लेनी है। अगर ये एंगल थीटा है और स्लिट की विड्थ यहां पे ए है, तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो इनके बीच का जो पावर डिफरेंस है वो इतना आएगा, ये वाला, और ये जो पावर डिफरेंस है वो यहां पे किसके बराबर आ जाएगा, ए साइन थीटा के। दूसरी चीज, एट फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। देखो बेटा यहां पे ना मिनिमा की कंडीशन होती है कि ए साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर है। एन इज द ऑर्डर ऑफ मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 1 है, सेकंड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 2 है। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा जो है वो मतलब फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा जो है वो बेसिकली एन इक्वल टू 1 पे लाई करेगा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा एन इक्वल टू 2 पे। लेकिन जो आपका मैक्सिमा है वो दो मिनिमा के नियरली बीच में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है उसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, ए साइन थीटा। अब देखो ना, पहला मिनिमा कहां लाई कर रहा है, ए साइन थीटा लैम्डा पे। दूसरा मिनिमा कहां लाई कर रहा है, ए साइन थीटा 2 लैम्डा पे। तो जो मैक्सिमा है फर्स्ट ऑर्डर वो कहां लाई करेगा, ए साइन थीटा, उनके बीच में कितना आएगा, 3 लैम्डा बाय 2। अब अगर मुझे फेज डिफरेंस चाहिए तो फेज डिफरेंस कैसे मिलता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पावर डिफरेंस। पावर डिफरेंस मैंने कितना निकाला है, ए साइन थीटा, तो यहां से आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, ये आ गया जी ए साइन थीटा पावर डिफरेंस की जगह। पर ए साइन थीटा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा पे कितना है, 3 लैम्डा बाय 2, तो यहां डाल देंगे 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज 3 लैम्डा बाय 2, ये कट जाएगा जी यहां से। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू किसके बराबर आ गई, देख ली 3 पाई के। देखो ये क्वेश्चन ना नॉर्मली बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे हमने 2 लाइट रेज ली फ्रॉम द एजेस ऑफ स्लिट और उसका ना फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा पे पूछ लिया फेज डिफरेंस कितने हैं। इसी को फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा पे पूछ लो या सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा पे पूछ लो। जैसे आपका फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा 3 लैम्डा बाय 2 पे आया है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा कितने पे आएगा, 5 लैम्डा बाय 2 पे, है ना जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए ये क्वेश्चन कहता है क्या है एक्चुअली, ये क्वेश्चन कहता है कि एक लीनियर अपर्चर है जिसकी विड्थ दी हुई है हमें 0.02 सेंटीमीटर और इसको एक लेंस के इमीडिएटली फ्रंट पे रखा गया है। लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर। अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दी हुई है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क, है ना जी, ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। इसके लिए ना थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट समझने की जरूरत है। जब हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो यूजुअली हम लोग फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ना स्लिट के जस्ट सामने एक लेंस ले लेते हैं और जो स्क्रीन लेते हैं वो उतने ही डिस्टेंस पे लेते हैं जितना लेंस का फोकल लेंथ होता है। इस स्लिट का अपर्चर मान लो ए है और इस पे जो लाइट फॉल कर रही है पैरेलल बीम की फॉर्म में, उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। अब यहां बन जाता है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा सिमेट्रिकली। किसी पॉइंट पे ना मान लो हमारा फर्स्ट डार्क बनता है, क्वेश्चन में बोला गया डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट डार्क कितने एंगल पे बनता है वो हम निकाल सकते हैं, उसकी कंडीशन हमारे पास बहुत आसान है एक्चुअली। तो देखो जी यहां लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए क्या आएगी कंडीशन,
ए साइन थीटा ना लैम्डा के बराबर हो जाती है एक्चुअली। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना हो गया, दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा बाय ए। एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्सो, अगर आप डायग्राम में देखें तो tan थीटा ना y बाय एफ के बराबर है। देख सकते हो ना, ये एंगल थीटा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, y मुझे चाहिए और ये बेस जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, f के। अब यहाँ पे ना नॉर्मल ये अपर्चर स्मॉल है तो एंगल्स भी स्मॉल होते हैं, तो आप सीधी सीधी बात लिख सकते हैं कि स्मॉल एंगल्स के लिए हमको सबको पता है एक अप्रॉक्सीमेशन कि साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो बेटा अगर साइन थीटा और टेन थीटा बराबर हैं तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, टेन थीटा की वैल्यू y बाय एफ है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाय ए। तो y किसके बराबर हो गया, लैम्डा एफ बाय ए। अब लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻⁷। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। फोकल लेंथ मेरे को 60 सेंटीमीटर दी हुई है तो उसको मैं 0.6 मीटर लिख सकता हूँ। अपर्चर मेरा 0.02 सेंटीमीटर है जिसको मीटर में 2 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकता हूँ जी एक्चुअली। तो अगर आप देखेंगे ये तो मेरा 0.3 आ गया और यहाँ पे -3 आ गया जी एक्चुअली। तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1.5 10⁻³ मीटर। इसको आप चाहें तो 0.15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं जी एक्चुअली। सो द आंसर जो है वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो किसी मिनिमा की या मैक्सिमा की निकालनी होती हमें, मान लो मुझे फर्स्ट मैक्सिमा निकालना होता तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पे a साइन थीटा किसके बराबर होता है, 3 लैम्डा बाई 2। बाकी सारी कैलकुलेशन जो है वो आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल है, ये कहता है कि व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड इन अ माइक्रोस्कोप, 2 पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच कैन बी सीन सेपरेटली, मतलब उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर लाइट का वेवलेंथ इतना यूज करें तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो कितनी बन जाएगी जी एक्चुअली। देखो बड़ा सीधी सी बात है कि जो माइक्रोस्कोप होता है ना, फॉर माइक्रोस्कोप जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है, जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है यानी जो मिनिमम डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिजॉल्व कर सकते हैं, वो आता है लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। म्यू साइन थीटा को कई लोग न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने लैम्डा चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं चेंज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा d2 बाई d1 कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। अब सेकंड केस में वेवलेंथ कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, और फर्स्ट केस में वेवलेंथ कितनी थी, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये 1.2 हो गया देखो यहाँ से। तो d2 कितना हो गया, 1.2 इंटू d1, और d1 कितना था, 0.05 मिलीमीटर, है ना जी। तो किसके बराबर हो जाएगा देखो जी एक्चुअली, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 0.06 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो इतने साइज का जो डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का इतना डिस्टेंस हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है जी। तो देखो जो नॉर्मली ना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है, रिजॉल्विंग पावर इसका इन्वर्स होती है। यानी कि अगर यहीं पे मैं बोलता ना माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का एक्सप्रेशन बताओ, तो जो आपकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है उसका उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा एक्चुअली। इसीलिए अगर आप देखोगे ना किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ हमारे कंट्रोल में होती है, तो आप जितनी ज़्यादा वेवलेंथ घटाते जाओगे उतना ज़्यादा जो है रेजोल्यूशन बढ़ता चला जाता है। पर दिक्कत ये है कि विजिबल लाइट जो है जो हमें नज़र आती है वो तो 400 से 700 नैनोमीटर होती है, तो हम घटा घटा के ना मिनिमम 400 नैनोमीटर ही कर सकते हैं। तो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनमें हम लोग जो हैं एक लिमिट के बियॉन्ड रेजोल्यूशन बढ़ा नहीं पाते। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एज अ वेव आप बिहेव करवा के उनकी वेवलेंथ को बहुत ज़्यादा छोटा कर सकते हो, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है फॉर मच बेटर रेजोल्यूशन, जब एटॉमिक लेवल पे आपको रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होती हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे हमें डायरेक्टली तो कुछ नज़र नहीं आता, बट एक कंप्यूटर की मदद से हम लोग पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, और हमें तो स्ट्रक्चर देखना होता है ना कि भी अल्टीमेटली इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं,
तो जहाँ पे हमें हाई रेजोल्यूशन चाहिए होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे वेवलेंथ जितनी छोटी होएगी रेजोल्यूशन उतनी बेटर हो जाएगी एक्चुअली। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब जो हमारा ये सवाल है ना, ये देखो क्या कहता है कि यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ डायमीटर दिस मच विल बी। देखो बड़ा सीधी सी बात है, बस आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है। टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है ना बेटा, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है A डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। ठीक है जी, इसके बराबर आता है जी एक्चुअली। अब यहाँ पे देखो इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। A अपर्चर ही होता है, यानी डायमीटर ही होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये इन्होंने इतना दे दिया। फिर ये 1.22 है और लैम्डा कितना दे दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको 6 × 10⁻⁷ मीटर लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 10 आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/6 और यहाँ से ये -6 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻6 हो गया जी एक्चुअली। तो इसको आप लिख सकते हैं ना एक्चुअली, जैसे 10 डिवाइड बाय 6 10⁵, सो नियरली 1.6 × 10⁵। तो हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है इस टेलीस्कोप की, ये नियरली 1.6 10⁵ के बराबर आ गई। टेलीस्कोप के केस में क्या होता है कि ज़्यादातर टेलीस्कोप ना आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ करते हो जो आपसे बहुत दूर है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो दूसरे प्लैनेट्स को या स्टार्स को देखने के लिए यूज़ करते हो। बेशक से इसकी रिजॉल्विंग पावर में भी 2 फैक्टर्स आते हैं, अपर्चर और वेवलेंथ, पर जो वेवलेंथ है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। भाई आप किसी स्टार से जो लाइट आ रही है, जो आ रही है आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं बोल सकते भी मेरे को कम वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए, है ना। तो आपके पास जो विजिबल लाइट आ रही है आप उसी से मैक्सिमम रेजोल्यूशन कैसे अटेन कर सकते हो। तो इसीलिए आप देखोगे जितने भी टेलीस्कोप्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर होता है ना, वो जितना बड़ा बनाया जाएगा ऑटोमेटिकली उतनी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जितने भी टेलीस्कोप्स होते हैं अच्छे वाले, आप देखोगे उनके ऑब्जेक्टिव लेंस काफ़ी बड़े बड़े बनाए जाते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर रेजोल्यूशन एक्चुअली। माइक्रोस्कोप के केस में दूसरी बात है, वहाँ पे वेवलेंथ हमारे कंट्रोल में है। विजिबल लाइट में 400 नैनोमीटर तक ले लो, नहीं तो फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना लो, उनकी मदद से स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे को जो है अपर्चर ही बड़ा करना पड़ता है जी एक्चुअली। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया सवाल है कि एक एस्ट्रोनॉट है जी जो ना 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे है, और इस एस्ट्रोनॉट की जो आई है उसका जो डायमीटर है ना आई लेंस का, वो 5 मिलीमीटर है जी एक्चुअली। लाइट का वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, तो अगर वो अर्थ की तरफ देख रहा है तो ऑब्जेक्ट का वो साइज बताओ जिसको वो रिजॉल्व कर सकता है ना जी। वट एवर द साइज द ऑब्जेक्ट इट कैन रिजॉल्व। मान लो ये एस्ट्रोनॉट की आई है जिसका अपर्चर आप ए बोल रहे हो जी एक्चुअली। ये मेरा वो ऑब्जेक्ट है ना जी, जिसका साइज मान लो डी है, और ये ना इससे कितने डिस्टेंस पे है, 400 किलोमीटर पे है। देखो एक सीधी सी बात है, हम इस एस्ट्रोनॉट को ना एक टेलीस्कोप की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि जिस तरह से टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव की अपनी एक रिजॉल्विंग पावर होती है, एक रेजोल्यूशन लिमिट होती है, उसी तरह से हमारा जो ये एस्ट्रोनॉट है उसकी भी अपनी एक रेजोल्यूशन लिमिट होगी जो आप इस अपर्चर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी निकाल सकते हैं रेजोल्यूशन लिमिट, यानी जो मिनिमम एंगल जो ये रिजॉल्व कर सकता है, तो वो मिनिमम एंगल जो ये रिजॉल्व कर सकता है वो टेलीस्कोप वाले फॉर्मूले से लिखा जा सकता है 1.22 लैम्डा बाय ए। अच्छा, ये जो एंगल ये रिजॉल्व कर रहा है तो ये स्मॉल ही, स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा साइन थीटा सब बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा कैसे लिखा जा सकता है, d डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। तो इसको लिखा जा सकता है d डिवाइड बाय, क्योंकि ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख लो, 10⁻20 यहाँ से 3 यहाँ से, तो 5 आ गया जी एक्चुअली। दैट विल बी इक्वल्स टू 1.22। और लैम्डा की वैल्यू कितने के बराबर है, देखो जी एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने 600 नैनोमीटर दिया है, तो 6 × 10⁻⁷
डिवाइड बाय, और अपर्चर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻³ तो अगर आप देखोगे आपका डी यहाँ पे किसके बराबर आ गया बेटा, देखो जी एक्चुअली डी आ गया 1.22 इंटू 6 10⁻⁻7, साथ में मल्टीप्लाई हो गया जी 4 इंटू 10⁵ एंड दैट कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10⁻⁻3। तो एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 5 और 3 8 हो गया, 7 चला गया, तब भी यहाँ पे 1 बच गया जी एक्चुअली। ठीक, तो यू आर लेफ्ट विथ 1.22 6 इंटू 4 24 डिवाइड बाई कितना हो गया देखो जी एक्चुअली 5। तो ये मेरे पास कितने आ गया जी 4.8 और साथ में आ गया 10। सो दिस कम्स आउट टू बी नियरली इक्वल्स टू 12.2 इंटू 4.8, तो जिससे साफ नज़र आ रहा है कि एक्चुअली नियरली 60 के बराबर हो जाएगा जी एक्चुअली, है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 60 मीटर तक की हाइट का है या उससे ज़्यादा है तो वो तो एस्ट्रोनॉट जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा इवन फ्रॉम द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर, लेकिन उससे कम हाइट का है तो उसको फिर वो रिकॉग्नाइज जो है वो डेफिनेटली नहीं कर सकता जी एक्चुअली। ठीक है जी। तो नॉर्मली किसी भी लेंस के लिए अगर आप एक रिजॉल्विंग पावर लिखना चाहते हैं तो फिर वो आप एक टेलीस्कोप की मदद से लिख सकते हैं, है ना। यूजुअली ये जो 1.22 का फैक्टर आता है ना वो इसलिए आता है क्योंकि हम अपने लेंसेज का जो अपर्चर मानते हैं वो सर्कुलर मानते हैं। फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन में क्योंकि रेक्टेंगुलर स्लिट होती है तो वहाँ पे ये 1.22 का फैक्टर नहीं आता, वहाँ पे सिंपली लैम्डा बाय ए के बराबर आता है फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा जी। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि अगर पोलराइजिंग एंगल फॉर लाइट एंटरिंग अ मीडियम फ्रॉम एयर इज 53 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा। क्रिटिकल एंगल ना TIR का एंगल होता है जी एक्चुअली। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पोलराइजिंग एंगल 53 डिग्री है तो ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, tan थीटा बी इज म्यू। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये 53 डिग्री है, तो यहाँ से ना म्यू की वैल्यू कितनी आ गई देखो जी आपके पास एक्चुअली 4/3। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, वो आता है sin c इक्वल टू 1/μ। तो अगर मैं म्यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो sin c की वैल्यू कितनी आएगी देखो जी एक्चुअली 3/4। तो c की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ 0.75 एक्चुअली। सो द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू फोर्थ ऑप्शन इन दिस केस। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो अगला सवाल है ना देखो जी, दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 3 polarites are placed one after another. Optic axis of one is making an angle 37 degree with the previous one. If I is the intensity of incident unpolarized light, then intensity of emergent light will be. देखो बेटा यहाँ जो सिचुएशन है ना वो इस तरह से है, जैसे मान लो आपके पास एक पोलराइड है, इसकी ऑप्टिक एक्सिस ये है, ठीक। अब क्वेश्चन में जो अगला पोलराइड दिया है इन्होंने, उसकी ऑप्टिक एक्सिस पहले वाले से कितने एंगल पे है बेटा 37 डिग्री पे है। उसके बाद जो इन्होंने तीसरे वाला दिया है, अब जो तीसरे वाला है ना उसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो और पिछले वाले से कितने पे है 37 डिग्री पे है देखिए। अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई थी उसको पास किया जी एक्चुअली। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब एक अनपोलराइज्ड लाइट को आप प्लेन पोलराइज करते हो तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो एग्जैक्टली हाफ हो जाती है। तो पहला काम तो यही होगा कि जब ये पहले वाले पोलराइड से पास करी तो एक तो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट ही पास करेगा और इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ। अब जब आप किसी पोलराइज लाइट को दोबारा से पोलराइजर में से पास करते हो तो आपका लगता है मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या होता है एक्चुअली कि जो इंटेंसिटी आपके पास आती है वो इनिशियल इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होती है, और थीटा वहां पे किसके बराबर होता है कि जो ओरिजिनली डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन थी और जो आपकी ऑप्टिक एक्सिस है उनके बीच का एंगल होता है। जैसे यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरी जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है और जो नई ऑप्टिक एक्सिस है उनके बीच का एंगल कितना है 37 डिग्री। तो अब यहां से जब लाइट पास करेगी नई ऑप्टिक एक्सिस के हिसाब से ये ऑसिलेट करेगी और इसकी इंटेंसिटी मेलस लॉ के हिसाब से कितनी हो जाएगी I/2 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। ठीक है जी। अब जब ये दोबारा फिर पास करेगी तीसरे वाले से, अब इसकी ऑसिलेशन वाली डायरेक्शन ये है
पर नई ऑप्टिक एक्सिस उससे फर्दर 37 डिग्री पे है, तो दोबारा से फिर आप मेलस लॉ लगाएंगे। अब इनिशियल इंटेंसिटी ये रही, तो फाइनल इंटेंसिटी अब कितनी हो जाएगी, देखो I/2 cos स्क्वायर 37 पहले से है, इसको दोबारा cos स्क्वायर 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो cos 37 होता है ना, वो हमारा होता है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर यहां पे 2 बार आएगा, तो आप देख सकते हैं ये I/2 आ गया, ऊपर आ गया 16 × 16, तो वो 256 है, और नीचे आ गया 25 × 25, दैट इज 625। सो दिस कम्स आउट टू बी 256/1250 ऑफ I। ठीक है जी, तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, देखो जी एक्चुअली 256/1250 ऑफ I। सो दैट विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली। ठीक है जी, आई बात समझ में एक्चुअली। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप देखोगे ना पोलराइजेशन में यूजुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबे छोटे कंसेप्ट नहीं होते। देयर आर 2 लॉज, एक ब्रूस्टर लॉ होता है और एक मेलस लॉ होता है। तो जब भी पोलराइजेशन में क्वेश्चंस भी आते हैं तो ब्रूस्टर लॉ और मेलस लॉ के ऊपर ही आते हैं एक्चुअली। तो आपको इनको लगाना आना चाहिए, उसके बाद आप नॉर्मली क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं जी एक्चुअली। देखो अगला सवाल ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये नीट 2020 में आया था और एक बड़ा फंडामेंटल सा सवाल है जी एक्चुअली। इन्होंने पूछे, पता क्या पूछा कि ब्रूस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी, कि IB की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं जी एक्चुअली। अब जरा सोचो कि आपका ब्रूस्टर लॉ होता ही क्या है, tan IB इज इक्वल्स टू म्यू होता है जी एक्चुअली। अब मुझे पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मटेरियल का, वो यार 1 से तो बड़ा ही होता है ना जी। लिमिटिंग कंडीशन में बराबर कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो tan IB है इट विल बी ग्रेटर देन 1, तो जो IB है इट शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रूस्टर एंगल है ना बेटा, वो 45 डिग्री से कम हो ही नहीं सकता। तो 45 से कम नहीं हो सकता और फिर 90 भी नहीं हो सकता, 90 तो इन्फाइनाइट हो जाता है। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगी जी, कि आपका जो ब्रूस्टर एंगल होना चाहिए वो 45 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, कई बार बच्चा इसी को स्ट्राइक नहीं कर पाता जी एक्चुअली। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। ये क्वेश्चन देखो जी हमें क्या कहता है कि 2 बीम्स हैं A एंड B और प्लेन पोलराइज्ड है, लेकिन उनका जो पोलराइजेशन है ना, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इनको एक पोलराइड से पास करते हैं। तो पहले पोलराइड की पोजीशन ऐसी थी कि A की इंटेंसिटी मैक्सिमम थी और B की इंटेंसिटी 0 थी। ठीक है, और वहां से हमने पोलराइड को 30 डिग्री रोटेट कर दिया और दोनों बीम्स की इंटेंसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। तो हमें बताना है कि इनिशियल इंटेंसिटी दोनों बीम्स की कितनी थी। देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर पहले A की इंटेंसिटी जो थी मैक्सिमम थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि A का जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन था, ठीक है जी, वो ऑप्टिक एक्सिस के साथ मैच कर रहा था, तभी यहां पे पूरी की पूरी रे पास कर पा रही थी एक्चुअली, IA ही आ रही थी। और B की इंटेंसिटी अगर 0 थी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B का ऑसिलेशन था वो 90 डिग्री पे था। तो 90 डिग्री पे होने के कारण यहां पे 0 आ रहा है जी एक्चुअली। अब आपने क्या किया, इसको ना 30 डिग्री रोटेट कर दिया। तो जब आपने 30 डिग्री रोटेट किया तो डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया ना, जैसे इसकी पुरानी जो भी ऑप्टिक एक्सिस थी, यहां से ये 30 डिग्री रोटेट करके आ गया। देखो यहां पे ये 30 डिग्री आ गया। अब जब 30 डिग्री आ गया तो A पे मेलस लॉ के हिसाब से ये इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, IA cos स्क्वायर 30 डिग्री, यही हो जाएगी जी एक्चुअली। अच्छा B के केस में क्या हो जाएगी, देखो जी इंटरेस्टिंग बात है, ये एंगल बेशक से 30 डिग्री हो, लेकिन जो B है उसके साथ जो एंगल बन रहा होगा ना, वो बेसिकली 60 डिग्री बन रहा होगा एक्चुअली। ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि B जो है ना वो पहले ऑप्टिक एक्सिस के ना परपेंडिकुलर थी। इसको आप यहां पे देख लो इंटरेस्टिंगली, कि मान लो ये ऑप्टिक एक्सिस थी, B ऐसे था, ये मान लो B की ऑसिलेशन थी। जब आपने इसको 30 डिग्री घुमाया ऑप्टिक एक्सिस को, तो B के साथ जो एंगल बना वो तो 60 डिग्री बना ना। तो इसी वजह से B की अब यहां इंटेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू IB cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, देखो जी एक्चुअली क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो IA
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है और जो आई बी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, ये दोनों बराबर हैं, तो आई ए बाई आई बी कितना हुआ देखो जी एक्चुअली, देखो बेटा कॉस 60 डिग्री 1/4 होता है और ये 3/4 हो जाता है, सो द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1/3, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा एक्चुअली। देखा जाए तो ये भी एक मेलस लॉ का इंटरेस्टिंग सा और एक बढ़िया सा सवाल है जी एक्चुअली, ठीक है जी। तो चलिए एक और सवाल करते हैं जी एक्चुअली। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा जी एक्चुअली, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये ना एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है और वो देखो जी क्या है। फिगर शोज अ स्टैंडर्ड YDAC, अ सोर्स विच एमिट अनपोलराइज लाइट, ठीक है जी। एस सोर्स है जो अनपोलराइज लाइट एमिट करता है। हमने जो S और S2 वाली जो बीम है उसके अंदर हमने एक पोलराइजर लगा दिया P, और S1 तक वो वैसे जा रही है ये एक्चुअली। अब इन्होंने पूछा क्या है कि स्क्रीन पे जो भी पैटर्न आपका बनेगा उसमें जो भी आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है और जो मिनिमम इंटेंसिटी है ना, उनका रेशो हमें बताना है ना। देखो, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट द सेंट्रल मैक्सिमा टू दैट एट द फर्स्ट मिनिमा का रेशो बताना है एक्चुअली। अच्छा, ये ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल इसलिए है, जैसे आप सोच के देखो, यहाँ पे जाएगी अनपोलराइज लाइट। अगर ये अनपोलराइज लाइट है तो मैं मान सकता हूँ ना कि यहाँ पे जो लाइट जा रही है इसमें ये दो कंपोनेंट्स होंगे, और मान लो यहाँ पे जो लाइट जा रही है उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा। अच्छा, होता क्या है कि अनपोलराइज लाइट में ना जो हमारा जैसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों में ना ऑन एन एवरेज जो एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम। तो ऑन एन एवरेज एम्पलीट्यूड भी क्या रहते होंगे, सेम। तो आप इसको ना इस तरह से देख सकते हैं कि जो S1 वाली लाइट है वहां पे मेरे को ना एम्पलीट्यूड ऐसे नजर आएंगे, मतलब एक एम्पलीट्यूड मान लो मेरा E0 इधर है और दूसरे वाला इसके परपेंडिकुलर है। पर जो S2 वाली लाइट है वहां पे मुझे एक ही एम्पलीट्यूड नजर आएगा, दैट इज E0। अब आप सोचो कि इनका मैक्सिमम कब मिलेगा। अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए कहीं पे, ठीक है जी, तो मैक्सिमा तभी मिलेगा ना जब ये वाले दोनों क्या होंगे, फेज में। तो मैक्सिमा मुझे तब मिलेगा जब ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, 2E0, इधर आ जाएगा E0। तो आपका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू √5E0। इसी तरह से मिनिमा कब मिलेगा, मिनिमा सिंपल है, जब ये वाले दोनों आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। ये वाले दोनों आउट ऑफ फेज होने का मतलब क्या हुआ, इस तरह की सिचुएशन, जैसे मान लो ये E0 है, ये वाला E0 है और इधर एक E0 है जी एक्चुअली, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए जी एक्चुअली। तो आपका जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आया वो किसके बराबर आया, दैट विल बी जस्ट इक्वल्स टू E0। ये हो गया जी हमारे पास। अब मुझे ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल गया और मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल गया, मैं इनकी रेशो निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड की रेशो क्या आ गई, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू √5। अब मुझे ये चीज़ पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है और जो आपकी मिनिमम इंटेंसिटी है ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, A मैक्सिमम बाय A मिनिमम, इसका स्क्वायर। अब ये तो √5 है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 5। ठीक है जी, तो हमारे पास जो आंसर है वो किसके बराबर आ गया, देखो जी एक्चुअली दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 5 के बराबर एक्चुअली। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको आप बड़े आराम से कर सकते हो। अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें इन्होंने YDAC के कंसेप्ट्स को और पोलराइजेशन के कंसेप्ट्स को जो है वो क्लब किया है एक्चुअली हम लोगों ने। ठीक है जी, तो चलिए खैर आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके वेव ऑप्टिक्स की तैयारी में। ठीक है जी, तो कंटिन्यू करते रहिए हमारी वीडियो सीरीज़ के साथ और इससे बेनिफिट लेते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।